डियर रतन टाटा, यू आर नो मोर। लेकिन आपके जाने को लेके मुझे सैड नहीं होना है, बल्कि मुझे सेलिब्रेट कर, क्योंकि आपका और आपके परिवार का भारत के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि भारत रत्न अवार्ड देने से आपके नहीं उस अवार्ड की शान बढ़ेगी। तो आखिर आपको भारत रत्न दिया क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने स्टील से लेकर एयरप्लेन तक, नमक से लेकर एयर स्पेस तक, हर इंडस्ट्री पर आपने अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ तक कि क्रिकेट को बचाने में भी आपका हाथ था और इंडिया को ओलंपिक में ले जाने में भी आपका सबसे बड़ा हाथ था। तो इन सारी बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप रतन टाटा से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ लिखा है रतन टाटा जी के लिए। तो चलिए शुरू कर। टाटा कोई एक इंसान नहीं, एक परिवार नहीं, टाटा एक वैल्यूज है। ऐसे वैल्यूज जो कभी मरते नहीं, वैल्यूज जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहते हैं। I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. आज का वीडियो उन्हीं वैल्यूज का सेलिब्रेशन है। रतन टाटा जब 1991 में उनको टाटा ग्रुप की कमान सौंपी गई तो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू सिर्फ 4 बिलियन था, और जब 2012 में रतन टाटा रिटायर्ड हुए तो टाटा ग्रुप रेवेन्यू 100 बिलियन हो चुका था। यह सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि रतन टाटा सर ने प्रॉफिट से ज्यादा प्रिंसिपल को वैल्यू की, और इन्हीं प्रिंसिपल से उन्होंने बहुत सारे डिजाइन को गाइड किया। एक जमाना था जब हम ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन रतन टाटा ने यह प्रूफ करके दिखाया कि वक्त को बदला जा सकता है। टाइम हैज चेंज। 1990 में टाटा मोटर्स बहुत मुसीबतों का सामना कर रही थी, तब उन्होंने फोर्ड मोटर्स से मदद मांगी, लेकिन फोर्ड मोटर्स ने उनको सिर्फ एक मदद का वादा किया, और वो थी कि हम आपकी कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन इस इंसल्ट से रतन टाटा नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे एज ए चैलेंज स्वीकार किया, और साथ ही साथ लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को खरीदा, और उसी टाइम कोरस नाम की एक स्टील कंपनी को $12 बिलियन में खरीदा। यानी जो अंग्रेज हमें ऑर्डर दिया करते थे उनको टाटा ने प्रूव करके दिखाया। अब मार्केट में इंडियंस आ चुके हैं। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनी चलाते हैं, 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, और 700 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। क्या आप जानते हैं टाटा की इन वैल्यूज को स्वामी विवेकानंद जी ने इंस्पायर किया था। 1893 में जब एसएस एम्प्रेस इंडिया नाम की एक शिप जापान के योकोहामा से कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया के लिए रवाना हो रही थी, और इस शिप पर 2 भारतीय मौजूद थे जिनकी दोस्ती ने पूरे भारत को बदल के रख दिया। एक थे स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उसी के बारे में स्वामी जी से बात कर रहे थे। जब स्वामी जी ने जमशेद जी से एक सवाल पूछा, हम अपनी चीजें इंपोर्ट क्यों करते हैं, इनकी कंपनी इंडिया में क्यों नहीं ओपन कर लेते, भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा। ये सवाल शिप से उतरने के बाद भी टाटा जी के दिमाग में घर कर गया। तब का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिश ने फोकस सिर्फ नौकर बनाने पर किया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग हाथ चलाना तो सीखे थे, लेकिन दिमाग चलाना बंद कर दिया। जरूरत थी साइंस की। 1898 में टाटा के दिमाग में एक आइडिया आया, भारत के यूथ को साइंस में ट्रेंड करने की आइडिया। इस आइडिया के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए अपनी पॉकेट से निकालकर डोनेट किए। ये उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन था, जिसकी खबरें बड़े बड़े अखबारों में फैल गई। ब्रिटिश ने भी इस खबर की प्रशंसा की, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इंडिया साइंस में आगे आए। 30 लाख रुपए बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए 70 लाख रुपए की और जरूरत थी। फिर टाटा ने विवेकानंद जी को एक लेटर लिखा और कहा कि जिस विजन की आपने मुझसे उस शिप पर बात की थी, उस विजन को अचीव करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। रिस्पॉन्स में विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आपके जैसा अकेला इंसान 30 लाख रुपए दे सकता है तो पूरा हिंदुस्तान बाकी के 70 लाख क्यों नहीं दे सकता। साथ ही साथ ये अपील रामकृष्ण जी के पंपलेट के थ्रू पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। महाराज ऑफ मैसूर सामने आए और उन्होंने 300 एकड़ जमीन डोनेट कर दी। हैदराबाद के निजाम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कुछ पैसे जुटाए और साल दर साल कुछ न कुछ डोनेशन आता रहा। इसी डोनेशन से शुरुआत हुई इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, जिसे आज हम टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इस इंस्टीट्यूट ने हमें तमाम डायमंड दिए, जैसे कि विक्रम साराभाई फादर्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, होमी बाबा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। होमी बाबा ने अपने लाइफ मिशन के बारे में यहीं पर IISc में जाना। और तो और सीवी रमन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, वो तो यहाँ डायरेक्टर थे। आप विश्वास कर सकते हो, जब विवेकानंद जी ने एक माचिस भारत में बनाने के लिए कहा था और उसकी चिंगारी से भारत न्यूक्लियर पावर बन जाएगा।
तभी तो मैंने बोला टाटा सेव्ड साइंस। लेकिन स्वामी जी और टाटा की लेगेसी उनके मरने के बाद खत्म नहीं हुई। टाटा को हम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं। हम सुबह उठने के बाद टाइटन की घड़ी में टाइम चेक करते हैं, टेटली के चाय या स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, वेस्ट साइड के कपड़े पहनते हैं, टाटा की बनी बसों से ऑफिस जाते हैं और वहां जाके वोल्टास के एसी चलाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाना हो तो क्रोमा से मंगाते हैं और अगर होटल जाना हो तो ताज होटल में जाके शान से रहते हैं। टाटा ने हर बिजनेस पे अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनविजिबल है। जब हम ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को खेलते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन भारत को पहली बार ओलंपिक में भेजने का काम भी टाटा का ही रहा है। बात है 1919 की, जब टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरमैन सर सोराब जी टाटा पुणे के डेक्कन जिमखाना में, तो उन्होंने देखा भारत के एथलीट नंगे पांव दौड़ रहे थे। भारतीयों के पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मुंबई के गवर्नर सर लॉर्ड जॉर्ज को रिक्वेस्ट की भारत को ओलंपिक्स में भेजो और इसी वजह से भारत को ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी में एंट्री मिली। 1920 में उन्होंने खुद भारत की पहली टीम को अपने पैसों से एंटवर्प ओलंपिक पहुंचाया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया और 4 साल बाद भी नेक्स्ट ओलंपिक में भारत को कोई मेडल नहीं आया। लेकिन बात है 1929 की, जब भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। टाटा सेव्ड स्पोर्ट्स, तभी तो मैंने बोला था। उनकी अपनी वाइफ मेहरबाई कैंसर की वजह से गुजर गई। उनकी मेमोरी में उन्होंने मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोला, जहां पर आज भी 70% करीब कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज हो। टाटा सेव्ड मेनी लाइफ और इन्हीं इंस्पायरिंग स्टोरीज की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि टाटा ने भारत को बचाने में बहुत बड़ा हाथ। और ये वही वैल्यूज है, ये वही लेग्यूज है जो टाटा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए। टाटा हमेशा भारत के यूथ को मैसेज देते रहे हैं कि चुनौतियां तो आएंगी, लोग आप पर डाउट भी करेंगे और वो लोगों का काम है, लेकिन उनको गलत साबित करने में जो मजा है वो किसी और चीज में कहा। ये पूरा किस्सा एक यंग लड़की देख रही थी जो खुद भी एविएशन के बारे में पैशनेट थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्पना चावला, जो आगे चलकर पहली इंडियन ओरिजिन महिला बनी जो स्पेस में गई और उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट पर खुद के साथ अपने हीरो की फोटो कैरी की, जो कोई और नहीं JRD टाटा। JRD टाटा की एविएशन की पैशन इतनी कंटेजियस थी कि उनके दम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कल्पना चावला को इंस्पायर किया, जो आज हमारी इंस्पिरेशन है। पैशन इज कंटेजियस। जिस पैशन को, इस लेगेसी को टाटा ग्रुप के हर चेयरमैन ने आगे बढ़ाया है। पूरे देश के सबसे बड़े पैशन क्रिकेट को भी टाटा ने बचाया। 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना के बीच क्लैश चल रहा था। उसके बाद वीवो ने IPL की स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी, जिसका हर साल हजारों करोड़ में रेवेन्यू होता है। कोविड के टाइम उस IPL को कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहा, तब भी टाटा आगे आए। सिर्फ मेंस टूर्नामेंट को ही नहीं बल्कि वुमेन प्रीमियर लीग को भी स्पॉन्सर किया। एयर इंडिया के लिए महेंद्र अमरनाथ, VVS लक्ष्मण, रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ी खेलते थे। इंडियन एयरलाइंस ने MS धोनी, हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया और मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया। अजीत अगर टाटा स्टील के लिए खेलते थे और शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के लिए। वैसे ही हमारे हीरो कैप्टन गांगुली भी टाटा स्टील के लिए खेलते थे। सोचिए अगर टाटा की अलग अलग कंपनीज के थ्रू इन क्रिकेटर्स को इतना सपोर्ट ना मिलता, इन्हें खेलने का मौका ना मिलता, तो आज का क्रिकेट जो यहाँ खड़ा है कहाँ होता। टाटा हैज सेव्ड क्रिकेट। जब साइंस को बचाना था तो टाटा वहाँ था, जब स्पोर्ट्स को बचाना था टाटा वाज देयर, जब हेल्थ को बचाने की बारी आई तब भी टाटा वहाँ खड़ा, जब पैशन को बचाना था टाटा वाज देयर। क्योंकि टाटा का हमेशा से मानना रहा है कि पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पैसों का इस्तेमाल सेल्फिश रीजंस के लिए करना गलत, अपनी सोसाइटी को वापस कुछ भी न देना गलत। इसलिए रतन टाटा एंड तक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते रहे। शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में माने जाते हैं। उनके एक आइडिया की वजह से शांतनु और रतन टाटा दोनों में एक चीज कॉमन थी, उनका एनिमल्स के लिए प्यार। शांतनु ने रोड पर चलते हुए नोटिस किया कि स्ट्रीट डॉग्स रात में रोड पर सोते हैं और लो विजिबिलिटी का शिकार होकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन की जो लो कॉस्ट में स्ट्रीट डॉग्स की जान बचा सके। इस इनिशिएटिव को देखकर रतन टाटा बहुत इंप्रेस हुए और उनके इस वेंचर में इन्वेस्ट भी किया। शांतनु आगे जाकर रतन टाटा के असिस्टेंट भी बने और दोनों ने मिलकर गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप स्टार्ट भी किया, जो बूढ़े लोगों को यंग कंपनियों से जोड़ता है। इस दोस्ती को समझे बगैर आज का न्यूज चैनल टाटा के नाम का इस्तेमाल करके कैसी वीडियोस बना रहे हैं कि शांतनु को कितने पैसे मिले, उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात, ये टाटा के वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने कहा था आई एम नॉट सैड, लेकिन ये सरासर झूठ है यार, क्योंकि मैं सैड हूँ। टाटा, एक तो टाटा का ना होना पर्सनल लॉस है और उनकी लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय करना ये तो उससे भी बड़ा लॉस है। और इस तरह के वीडियोस पर इतने व्यूज होना यार और भी ज्यादा सैड करता है मुझे तो। अब जब टाटा नहीं है हमारे बीच, तो मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपको टाटा को खुशी देना है तो उन बातों पर फोकस कीजिए जिन बातों पर उन्होंने फोकस किया, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाइए। मैं बात कर रहा हूँ लैंड रोवर, फोर्ड या एयर इंडिया जैसी कंपनियों को खरीदना तो हमारे बस की बात है नहीं, लेकिन हम उनकी छोटी छोटी बातें तो अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप और मैं एक्चुअली में रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने ताज होटल्स में सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी है बारिश के समय में अगर
अगर कोई स्ट्रीट डॉग आता है तो उसको अंदर आने देना है और उनको कोई भी नहीं रोकेगा। उनका डॉग्स के प्रति इतना प्यार था कि उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ भी अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उनका डॉग बीमार हो गया था। अगली बार रास्ते पर किसी कुत्ते को मारने से पहले एक बार टाटा को याद जरूर कर लेना। अगर वो होते तो क्या आपको देखकर प्राउड महसूस करते या दुखी होते? लोग तो पालतू कुत्तों को भी ऐसे ही रास्तों पर छोड़ने पर नहीं कतराते यार। जब लोग पटाखे फोड़ते हैं तो कुत्ते बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कभी कभी कारों के नीचे छिप जाते हैं, नालों के अंदर घुस जाते हैं। अगर हमें रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट देना है तो हम इन बातों को तो कॉपी कर ही सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। आज हम लोग इतने शॉर्ट साइटेड हो गए हैं कि उनकी लेगेसी के बारे में सोचते भी नहीं है। जब कोई बच्चा ये देखता है कि उनके पेरेंट्स कैसे गाड़ी चलाते हैं, पांडु को थोड़े पैसे चिपकाते हैं और फिर गलत ड्राइविंग कंटिन्यू करते हैं, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे अपने पेरेंट्स से? इसका रिजल्ट हमें आजकल देखने को मिल भी रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई तेज रफ्तार की गाड़ी किसी न किसी की जान ले लेती है। ये कोई मजाक की बात नहीं है यार। आप ये सोचो, एक साइड पर भारत में इतने सारे लोगों की बैड लेगेसी और दूसरी साइड पे रतन टाटा और कुछ अच्छे इंसानों की अच्छी लेगेसी। कौन जीतेगा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबका सोचना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात और ज्यादा आसान होगी शायद, और वो है बुजुर्गों की सेवा। रतन टाटा का लास्ट स्टार्टअप गुड फेलोज ऐसे ही लोगों की मदद करता है, ऐसे ही यंग लोगों की तलाश करता है जो दादी दादा के ग्रैंड किड्स बन गए हो। आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए एक अलग कैरियर चुन सकते हो, किसी की जिंदगी खुशियों से भर सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से घर पे 2-4 मिनट तो बात कर ही सकते हो। आपको शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से रतन टाटा जी को फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूज मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपने रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की, उनके खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन आप उनकी संतान है, आपके नाम से उनकी सबसे बड़ी इंपोर्ट प्रॉपर्टी है उनके वैल्यूज, उनकी लेगेसी और उनका पैशन, जो उन्हें विरासत के तौर पर उनके पूर्वजों से मिली थी और जो वो अब हमारे लिए छोड़ के चले गए। यह लेगेसी आगे बढ़ाना आपका और मेरा काम है। एक इंसान अपनी लाइफ में 2 बार मरता है, एक जब वो खुद मर जाता है और एक बार जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। रतन टाटा सर को मरने मत दीजिए, अपनी यादों में उनको जिंदा रखिए, अपने दिलों में जिंदा रखिए, अपने कामों में जिंदा रखिए और अपने व्यवहार में भी जिंदा रखिए। आज के लिए इतना ही। और ये आपको बताया रतन टाटा ने किस तरह से अपनी अच्छी वैल्यूज में रीच बनाई थी। अगर आपको सोशल मीडिया रीच के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद।